सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट ऑन स्पॉटिंग एरर्स। इसके ऊपर मैं आपको 6 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, राइट। और हर सेशन के अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके 150 से 200 क्वेश्चंस एरर के हो जाएंगे और मोस्टली कॉन्सेप्ट्स मैं आपकी कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। मतलब टेंस का कॉन्सेप्ट है, नाउन का है, प्रोनाउन का है, एडजेक्टिव्स का है, वर्ब का क्वेश्चन है। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, राइट। चैप्टर वाइज कुछ नहीं पूछा जाता, राइट। 5 क्वेश्चन एरर के आएंगे, जैसे सीजीएल का, एसएससी का टीयर 1 होगा तो उसमें 3 एरर आएंगे आपको, स्पॉटिंग एरर्स। अब कौन से शिफ्ट में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन उठाएगा कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है टेंस का क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है प्रपोजिशन का आ जाए, क्लॉज का आ जाए, जेरेंट्स का आ जाए, नाउन का आ जाए, एडजेक्टिव्स का आ जाए। क्योंकि ये एग्जाम आपका 15 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट 10 डेज तक ये मतलब 2 वीक्स तक ये चलेगा, 1.5 हफ्ता ये एग्जाम होने हैं बच्चों के, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में भी होगा, इवनिंग शिफ्ट में भी होगा और मे बी डे शिफ्ट में भी एग्जाम्स होंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में आपको एरर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका क्या लक है, आपके शिफ्ट में मॉर्निंग में कौन से चैप्टर का सवाल उठता है वो एग्जाम के टाइम आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और अपकमिंग जो एग्जाम है एचपीटीजीटी का, उसमें भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो ये कोई भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो तो किसी भी एग्जाम में एरर का सवाल कहीं से भी कॉन्सेप्ट उठा सकता है। तो इसके ऊपर ही ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद आपको 5 लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे। उसके बाद में 5 क्लासेस आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर दूंगा, जिसमें मैं 40 to 50 क्वेश्चंस हर सेट का सेट बना के आपको करवाऊंगा। आफ्टर देन इडियम्स कर लेंगे, देन स्पेलिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखते चलेंगे। पहला सवाल आपके सामने रहा, बोल रहा स्पॉटिंग एरर सीरीज फॉर एचपीटीजीटी एसएससी 2025 प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स, राइट। विद एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो रहा, ये बोल रहा एवरीवन नोज दैट द लेपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, राइट। तो अभी आप सभी बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे आपको लगता है अब ये जो ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नो वन होते हैं, ये हमेशा ही अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अगर ये वर्ब सिंगुलर लेते हैं तो नोज यहाँ एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा हुआ है, नोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीवन नोज दैट द लेपर्ड इज, अब ये भी एक ही तेंदुआ को बोला जाता है, तो ये भी एक की बात कर रहा है, तो इज भी सही है। लेकिन क्या इस सेंटेंस में सी पार्ट में जो ये फास्टर लिख रहा है, क्या ये फास्टर सही है? राइट, ये सही नहीं है। सी पार्ट में यहाँ पे एरर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि लेपर्ड तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन इसका जो कंपैरिजन है ना, वो यहाँ सारे एनिमल्स के साथ कर रहा है। देखो, ऑल एनिमल्स, राइट। एक जो बेसिकली लेपर्ड है, तेंदुआ है, उसका कंपैरिजन ऑल एनिमल, सारे जानवरों के साथ किया जा रहा है। तो ये एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिग्रीज का, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड नॉलेज बिल्ड करना है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, राइट। जब भी हम इन 3 एडजेक्टिव्स में इन डिग्रीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आप बोलोगे सर ये क्या होती हैं, ये कहाँ पे यूज होती हैं? तो देखो, डिग्रीज का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो इसलिए बना है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि को रचा है, तो भगवान ने एक जैसी चीजें नहीं बनाई है ना। कोई हेल्थ में मोटा होता है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी की हाइट मीडियम होती है, कोई बड़ा फेयर कलर का होता है, कोई थोड़ा सांवला होता है, कोई थोड़ा काला होता है, कोई बड़ा खूबसूरत होता है ना। तो ब्यूटी भी वेरी करती है, तो मतलब चीजें वेरी करती है ना, घटती बढ़ती है ना चीजें। ब्यूटी भी घटती है, किसी के अंदर ज्यादा, कोई ज्यादा खूबसूरत होता है, कोई थोड़ा कम खूबसूरत होता है। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें जो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, उनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? अगर इंग्लिश में करेंगे तो डिग्रीज के माध्यम से करेंगे। अब जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं तो एडजेक्टिव की पहली डिग्री पॉजिटिव को लगाया जाता है। और जब हम कंपैरिजन दो के बीच में करते हैं कि हमारे गांव में जो रोहन है वो सोहन से अच्छा लड़का है, तो दो के कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, सो देयर वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट ये है। नो कंपैरिजन, एक की ही बात कर रहा है वाक्य में, राम इज अ गुड बॉय, so we have to use their positive degree of adjective. When we compare two persons or things, there we have to use comparative degree of adjectives. When we compare more than two persons or things in the statement, so there we have to use superlative degree of adjectives. जैसे मैं बोलता हूँ सुनील हमारी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब किस किस में अच्छा लड़का है वो?
पूरी क्लास में अच्छा लड़का है। तो मैं कैसे बोलूंगा, सुनील इज द बेस्ट बॉय इन अवर क्लास, राइट। सुनील इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब यही बात यहां कर रहा है, एक तेंदुआ है, एक लेपर्ड है, बट उसका कंपैरिजन सारे एनिमल्स के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे डिग्री लगनी चाहिए थी एडजेक्टिव की, ये थर्ड वाली, राइट। अब फास्ट की डिग्री की बात करें, क्या होती है, फास्ट पॉजिटिव डिग्री होती है। इसके कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, ER लगा देंगे तो फास्टर बन जाएगा। सुपरलेटिव में हम जब EST लगा देंगे तो फास्टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एरर सी पार्ट में फास्टर की जगह आना चाहिए था, इट शुड बी फास्टेस्ट, राइट। और एक बात आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द को भी लगाया जाता है, तो यहाँ पे द फास्टेस्ट हो जाएगा। सो एवरीवन नोज दैट, सभी जानते हैं दैट द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, राइट। तो ये डिग्री के ऊपर भी सवाल बनते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डिग्री का कोई सवाल आप देख रहे हैं कि फास्ट आ रहा है, टॉल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, स्मॉलेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो आपको एकदम क्लिक करना है, इसको डिटरमाइन करना है आपको पर्सन के माध्यम से। एक सेंटेंस में एक ही बंदे की बात कर रहा है तो पॉजिटिव डिग्री लगाओ, दो की बात कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री डालो, दो से ज्यादा की बात कर रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री को लगा दीजिए, राइट। इस आधार पे आपने इसको करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ईच सिगरेट अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली इट मे कॉज अ सीरियस डिजीज। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे ही सिंगुलर होते हैं। हम बोलते हैं somebody is coming to the class, everybody is present in the class, तो इजी तो लगा रहे हैं ना, आर थोड़ी लगाएंगे। ईच बॉय इज हैप्पी, है ना, तो अगर ये ईच सिंगुलर है तभी तो यहाँ पे स्मोक्स लगा रहा है ना, मतलब सही जा रहा है वाक्य, ईच सिगरेट अ पर्सन स्मोक्स तक है, ठीक है। अब ईच अगर सिंगुलर है तभी इसके साथ इसने डज भी बोला है, मतलब डज भी अपनी जगह सही लगा हुआ है, डज सिंगुलर में आता है। सम हार्म एंड इवेंचुअली इट में, अब यहाँ पे मॉडल वर्ब मे का यूज कर रहा है और उसके बाद बेस फॉर्म कॉज लगा रहा है, और मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की पहली फॉर्म लिखी जाती है जिसको कि बेस फॉर्म बोला जाता है। मॉडल कभी अपने साथ एस और एस नहीं लेती वर्ब के साथ, ये ध्यान रखना। इट मे कॉजेज नहीं हो सकता यहाँ, राइट। इट कॉजेज हो सकता है, बट मॉडल के साथ क्योंकि बेस फॉर्म आती है तो हम यहाँ कॉज को ही रखेंगे, इस वाक्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर है सेंटेंस में, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, statement saying a first step in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists, no error। तो क्या हम इस सेंटेंस में एक जनरल बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अ फर्स्ट स्टेप बोलूंगा, तो हम जनरल बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक खास बात हो रही है, स्पेसिफिक बात हो रही है, तो बोल रहे अ फर्स्ट स्टेप, इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। आर्टिकल की जगह द आएगा। द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, राइट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस तरह से जाएगा। चौथे को देख लेते हैं, ये नाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब सेंटेंस को देखते ही ना आपके माइंड में एक बेल बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि ये किस चैप्टर का है ये फंडा। और ये तब होता है जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा है, जब आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज बहुत अच्छा ज्ञान है। जैसे देखो मैंने वन ऑफ देखा, चलो कोई बात नहीं, मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बात इतनी इजी नहीं है, एरर निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर सेंटेंस में ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्योंकि हम इस फील्ड में बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं इस फील्ड में बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से टीच कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है हमारे लिए ये चीज थोड़ा इजी लगती है, टीचर एज ए टीचर मुझे थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन मैं आपकी जगह अपने आप को रखूं तो ऑब्वियस है ये चीजें इतनी आसान नहीं है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस में नया ही कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो वन ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आता है पहली बात इसके साथ नाउन प्लूरल लिखा जाएगा। नो डाउट स्पोकन में लोग ऐसे बोल देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, बट वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही होगा, क्योंकि वन मतलब एक है, तो एक तो बहुतों में से होगा ना, आपकी लाइफ में जितने भी आपके गुड फ्रेंड्स थे उनमें से आप एक की बात कर रहे हो, तो whenever when one of comes in the statement, so noun always goes plural, first of all you have to keep this thing in your mind, so that is going absolutely correct in this particular statement। और वन ऑफ के साथ हमें हम एक की बात कर रहे हैं तो इज भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे एंड से ये कनेक्ट कर रहा है, और ये जो एंड होता है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है जो फैन बॉयज के अंडर आता है।
और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन बॉयज वाला शॉर्टकट आता है कंजंक्शन चैप्टर के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो एंड होता है स्टूडेंट, ये बड़ा ही फेथफुल सा कंजंक्शन है, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा ये। राइट, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसके पहले और इसके बाद हमेशा ही इक्वल चीजों को बिठाया जाता है। अब देखो यहाँ एंड तो आ रहा है, राइट, और एंड से पहले यहाँ पे आर्टिस्ट से पहले इसने एन डिटर्मिनर यूज किया है, क्योंकि इसका आर्टिस्ट का ए वाउल है। तो अगर यहाँ पे ये वाला नाउन अपने साथ आर्टिकल ले रहा है, तो क्या फिजिशियन एक नाउन नहीं है? तो इससे पहले भी तो ए लिखा जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा सही? वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन। सो एरर बनेगा इसका सी पार्ट में। एंड का हमेशा ध्यान रखना, पहले प्लस है तो बाद में प्लस जाएगा, पहले माइनस है तो बाद में माइनस जाएगा, पहले कोई प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो एंड के बाद भी सेम स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। इक्वल रैंक को फॉलो करता है फैन बॉयज, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एंड अ फिजिशियन करिए। कम टू द फिफ्थ वन। बोला पप्पू वॉज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग बाय द सेम ट्रेन इन द नेक्स्ट डे। अब पप्पू वॉज हैप्पी तो ठीक है भाई, पप्पू बड़ा खुश था, राइट। अब दैट एक कंजंक्शन है। दैट जब भी बेसिकली ज्वाइन कर मिडल में आएगा तो इससे पहले क्लॉज बनेगी, इसके बाद भी एक क्लॉज बनेगी। अब आप सोचेंगे सर क्लॉज क्या होती है? तो क्लॉज एस और वी का पेयर होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज बोलते हैं। तो पहले अगर एस और वी आएगा तो इसके बाद भी एस और वी आएगा। अब एस और वी मतलब मैं सब्जेक्ट और वर्ब को बोल रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे पप्पू जी हमारे सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ वॉज इसकी वर्ब ले ली इसने। हैप्पी यहाँ पे नाउन आ गया हमारा, हैप्पी खुश होना, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब दैट के बाद अगली क्लॉज बनाओ ना। अब ज्योति एक सब्जेक्ट है और उसका जो भाई है, ठीक है, तो वो ये दो सब्जेक्ट मतलब ये दोनों को जोड़ क्या रहा है? एंड जोड़ रहा है ना। तो ज्योति और उसके भाई को एंड कनेक्ट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट तो प्लूरल नेचर का हो गया ना। अब ये अगर प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वॉज क्यों आएगा? तो यहाँ पे आना चाहिए था वर। इट शुड बी वर ओवर हियर, राइट। कम टू द सिक्स्थ वन। नो गर्ल इन हर ट्रुप इज सो स्प्राइटली एज योर डॉटर, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक्सक्लूड करते हैं ना, तो एक्सक्लूड करने के लिए हमें अदर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये जो ए पार्ट में बोल रहा है नो गर्ल, ये रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए इट शुड बी नो अदर गर्ल। सही कैसे होगा स्टूडेंट्स? नो अदर गर्ल इन अ ट्रुप इज सो स्प्राइटली एज योर डॉटर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन स्टेटमेंट बोल रहा है आई यूज टू विजिट। यूज टू इज अ मॉडल, इट्स अ मॉडल वर्ब, राइट। और यूज टू के थ्रू हम हमेशा ही पास्ट की हैबिट को बताते हैं। और यूज टू एक बात ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही ऑल्टरनेट होता है, राइट। तो जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे फादर मुझे कंधों पे उठाते थे, अपने शोल्डर्स पे उठाते थे जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। सो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि माई फादर यूज टू होल्ड मी ऑन हिज शोल्डर्स व्हेन आई वाज अ किड। अब मैंने यहाँ मॉडल की उठाया करते थे, मेरे पिताजी मुझे जो है अपने कंधों पे उठाया करते थे जब मैं छोटा सा बच्चा था। तो इस यूज टू की जगह मैं वुड भी बोल सकता हूँ। माई फादर वुड, विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो चाहे आप वुड बोल लीजिए चाहे आप यूज टू बोल लीजिए, बोथ आर सेम थिंग्स। वुड वहां पे सिंपल पास्ट में चला गया, यूज टू फिर मॉडल है, वो भी वी टू ही है, यूज टू भी एक तरह से सिंपल पास्ट ही होता है। तो आई यूज टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड। अब यहाँ पे वंडर्ड पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, मतलब स्टेटमेंट सही जा रही है ए और बी पार्ट में। और नरेशन के अंदर क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड के बाद कभी भी इंट्रोगेशन नहीं करते। अगर यहाँ पे डी पार्ट में हैड शी होता तो इसका डी पार्ट गलत होता। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद कभी भी इंट्रोगेशन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, इसमें भी कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, राइट। कम टू द एट्थ वन। इंडिया हैज हैड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा रहा है इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी आप इसका जानते हैं, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लेंदी बना के ये थोड़ा टफ कर रहा है। ये बोला इंडिया हैज हैड मेनी हीरोज but never one who so entirely possessed the love of his countrymen as गांधी जी। अब प्रोनाउन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक हमारा पॉजेसिव केस होता है और एक हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो प्रोनाउन में क्या होता है कि जब ही हमारा सब्जेक्ट होता है तो हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिज पॉजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ हो जाता है। अब यहाँ पे दे रहा है सब्जेक्ट वन और इसके लिए लगा रहा है हिज, है ना।
देखो अगर ही सब्जेक्ट होगा ना तब तो उसके लिए हिज आएगा ना, यहाँ पे पोजेसिव में ही, यहाँ पे हिम होगा, यहाँ पे हिज होगा, यहाँ हिमसेल्फ होगा। लेकिन ये तो सब्जेक्ट में वन दे रहा है, अगर ये वन दे रहा है तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट में इसका सेम वन ही रहेगा, बट इसके पोजेसिव में ना वन हिज नहीं बनेगा, इसका पोजेसिव केस होता है वंस। ये पीजीटी के एग्जाम में भी आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वन वन का पॉजेसिव वंस होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस को बड़ा बना रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये डी पार्ट रॉन्ग बनेगा, हिज की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे वंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा टिपिकल सा है सेंटेंस। इंडिया हैज हैड मेनी हीरोज बट नेवर वन हु सो एंटायरली पोजेस्ड द लव ऑफ वंस, वंस कंट्रीमैन एज गांधी जी, ऐसे बनेगा ये, राइट। क्योंकि वन का पोजेसिव वंस होता है ना कि हिज होता है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं नाइन्थ पे, बोले द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, राइट। तो यहाँ पे ना सी पार्ट में वैसे बोलने में तो आपको लग रहा होगा कि अबाउट सही है, बट यहाँ अबाउट नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। ऑफ का मतलब ही का के की ही होता है, जैसे आप बोलते हो द मिशन ऑफ माई लाइफ। सो द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस, मतलब पुलिस ने हम सबसे ये पूछा पूछा था ऑफ आर मूवमेंट, हमारी मूवमेंट के बारे में, हमारी मूवमेंट के बारे में। तो बोलने में तो अबाउट लग रहा है बट आना यहाँ ऑफ है। ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी बनेगा, अबाउट की जगह ऑफ करें। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द फादर है या इसमें द सन्स है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो द सन्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर लगा के दे रहा है, जबकि द फादर और द सन्स को यहाँ पे एज वेल एज प्रपोजिशन कनेक्ट कर रही है। ये नॉलेज आपको बिल्ड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक दीज एग्जाम्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए आपको, पहचान करने आनी चाहिए आपको कि एज वेल एज प्रपोजिशन होती है, विद एक प्रपोजिशन है, टुगेदर विद एक प्रपोजिशन है ना, इन एडिशन टू भी एक प्रपोजिशन है, बिसाइड्स एक प्रपोजिशन है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। तो जब ऐसे ना फादर और सन्स को क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, प्रपो एज वेल एज। तो एक पॉइंट आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे उन वो तो जानते हैं, क्योंकि मैं ये बात बार बार क्लास में दोहराता रहता हूं। प्रपोजिशन के बाद हमेशा स्टूडेंट्स इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होता है या तो हमारा प्रोनाउन होता है, और प्रेपो से पहले हमेशा ही सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, और सब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये 100% तय बात है, कोई इसको बदल नहीं सकती दुनिया की ताकत। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही मिला है, और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट बनने का ठेका नहीं मिला है। Adjective can never be the subject, conjunction can never be the subject, preposition can never be the subject। कभी भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेपो नहीं होता, ना ही ऑब्जेक्ट प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो अगर ये प्रेपोजिशन है एज वेल एज, तो ऑब्वियस है द सन्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो मुख्य सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिर्फ द फादर ही बना, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे वर क्यों लगाएंगे ना। तो एरर बनेगा बी पार्ट में, इंस्टेड ऑफ वर इट शुड बी, यहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स वॉज, right? So was is the right answer over here. Come to the question number 11th. Every one of the men present here has given a day's salary as his contribution to the fund. अब मे भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये सेंटेंस पढ़ने में आपको बड़ा अजीब लग रहा है, ये तो बात जच नहीं रही है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जचने जचाने वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये ग्रामर है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल मतलब जो लोग हम बोलते हैं इंग्लिश, वो अप्लाई नहीं होती। बोलचाल की भाषा में जो कई ऐसी चीजें हैं जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आपको यू हैव टू कोर ग्रामर, यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर कोर ग्रामेटिकल टर्म्स, राइट। इसलिए बड़े बड़े ना जो फ्लुएंट भी होते हैं ना, वो इन क्वेश्चंस में मात खाते हैं। शहरों में कई ऐसे बच्चे भी आते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी जगह हुई होती है, सो दे आर ऑल्दो दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, yet they struggle these types of questions in these types of concepts। वो भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ऐसे सवालों में सेंस भी धोखा दे जाती है। सो एवरीवन के साथ पहली बात तो नाउन यहाँ पे प्लूरल ठीक लिखा है, सारे मतलब प्रत्येक उन आदमियों में से। सो एवरीवन आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिंगुलर होते हैं, ये एवरीवन
नो वन, समवन, इनको आपने हमेशा ही मानना है। अगर ये ही है तभी तो यहाँ हैज दिया है, और अगर ये ही है तभी तो इसके लिए केस हिज लगा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है, हैज और हिज है इसका फंडा। तो इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा ही हिज प्रोनाउन लगता है, क्योंकि ये ही होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, यहाँ पे मोस्टली अच्छे अच्छे वक्ता भी यहाँ पे बोलते हैं एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री। सो देयर नहीं लेते, ये अपने साथ हिज प्रोनाउन लेते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्योंकि ये एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि इस सेंटेंस में इसने एक वर्ब भी ठीक लिखी है, केस भी सही लगाया, इसलिए इसमें नो एरर है। अब अगर इसमें प्रॉब्लम देना हो सकता है वो हैज की जगह आपको हैव दे देगा, एग्जाम में प्लूरल वर्ब देगा। अगर वो यहाँ पे हैज सही देगा तो फिर यहाँ पे वो देयर देगा, क्योंकि इस वाक्य में तो कोई एरर है नहीं, ये तो बिल्कुल ऑलरेडी करेक्ट है सेंटेंस, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लग रही है, प्रोनाउन का केस भी इसने सिंगुलर ही बिठाया है। कम टू द 12th वन ऑफ कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है, आ गया है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे उसमें पिछले सेंटेंस में वन ऑफ माई फ्रेंड्स था, तो यहाँ पे वन ऑफ द फिल्म्स करेंगे या कंट्रीज करेंगे, तो ये सेंस है आपकी कि फिल्म्स नहीं करेंगे बल्कि यहाँ कंट्रीज करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड में सारी देशों की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, तो कंट्री नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा इट शुड बी कंट्रीज, राइट। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें बोल रहा है भारत एक फिल्म प्रोड्यूसिंग देश है। सो वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा ही प्लूरल लिखा जाता है और वर्ब हमेशा ही सिंगुलर पुट की जाती है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13th, बोले द बस वाज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। अब किसके द्वारा बस को हायर किया गया है, पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट गोइंग ऑन है, आइडिया लिया करो, बाय लग रहा है इसमें, राइट। तो बस को किसके द्वारा हायर किया गया स्टूडेंट्स, लेडीज के द्वारा। लेडीज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर भाई डी पार्ट में इट्स क्यों आएगा, यहाँ पे लेडीज दे बनेंगी, दे बनेंगी तो उसके लिए केस क्या लिखा जाएगा, देयर लिखा जाएगा ना, इट्स क्यों आएगा, उसके लिए देयर आएगा। कम टू द 14th वन, it was 7 o'clock in the evening when the train steamed into the station. अब ये स्टेटमेंट पास्ट में गोइंग ऑन है। जब भी आप एग्जाम में एरर का क्वेश्चन हिट करते हो, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, दैट वुड बी कौन सा टेंस चल रहा है, सेंटेंस कौन सी दिशा में जा रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अब देखो वॉज से हिंट दे दिया, भाई मैं बात कर रहा हूँ पास्ट में, अगर वो पास्ट में बात कर रहा है तभी तो स्टीम्ड इनटू लिख रहा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर है इस वाक्य में, एब्सोल्युटली करेक्ट है सेंटेंस। कम टू द 15th वन, सो वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट, राइट। सो वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है वाक्य। द इंपॉर्टेंस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट, राइट। इस वाक्य में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी आपने एरर नहीं निकालने हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको लगता है नो एरर भी एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, और मैं उस बच्चे को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूं जो नो एरर करता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं तो आप नो एरर ही करके आ जाओगे, मतलब आपने नो एरर करी है और एक्चुअली सेंटेंस में नो एरर ही है, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, यू आर ग्रामेटिकली वेरी साउंड, क्योंकि आपने ए पार्ट को भी देखा, बी को भी सर्च किया, सी को भी सर्च किया, डी को भी सर्च किया, फिर आप एक फाइनल कंक्लूजन पे जा रहे हो कि यार ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है ये, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, यू आर ब्रिलियंट, योर ग्रामर इज साउंड, तभी तो आप उस निष्कर्ष पे पहुंचे हो ना कि इसमें नो एरर है। तो मैं उस बच्चे को नो एरर करने वाले स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूं, मेरी नजर में वो बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है। अगर वाकई में सही में ही नो एरर है तो आपका एक नंबर तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16th, नन ऑफ अस वर। अब नन ऑब्वियस है, नन सिंगुलर है, नन में वन आता है, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आएगा, ठीक है। नन भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज कंसीडर्ड ही माना जाता है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, वॉज आएगा। Come to the 17th one. The gambling stall was a grand success because almost everyone tried their luck. अब सबने अपना लक ट्राई किया, तो एवरीवन के साथ यहाँ भाई देयर क्यों आएगा, एवरीवन को मैंने बोला वन इसमें भी आ रहा है तो ये ही होगा, तो यहाँ पे आएगा फिर हिज लक, एवरीवन ट्राइड हिज लक, राइट। कम टू द 18th one. The only criteria to judge a person is to observe his behavior. बोरा इकलौता, ओनली मतलब एक, और क्राइटेरियल नाउन लगा रहा प्लूरल,
तो क्राइटेरिया, अब ये नाउन का फंडा आ गया। क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेथड्स। क्राइटेरिया मीन्स होता है मेथड। क्या क्राइटेरिया का प्लूरल क्राइटेरियाज होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्राइटेरिया इटसेल्फ प्लूरल है। अब ये इकलौते, एक बोल रहा है ओनली क्राइटेरिया जो है, नाउन प्लूरल लगा रहा है, बात ये एक की करना चाह रहा है। तो क्राइटेरिया का जो सिंगुलर होता है ना, वो होता है क्राइटेरियन। इट शुड बी क्राइटेरियन, राइट। अब इकलौते क्राइटेरियन की बात कर रहा है और नाउन प्लूरल लगा के दे रहा है आपको। तो यहाँ पे ए पार्ट में क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्राइटेरियन लिखा जाना चाहिए। सही बन जाएगा, द ओनली क्राइटेरियन टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर, राइट। क्योंकि वो एक मेथड की बात कर रहा है कि किसी पर्सन को जज करना हो ना, तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो एक मेथड की बात कर रहा है ना, तो फिर नाउन प्लूरल कैसे आएगा? तो क्राइटेरियन आएगा। जैसे फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है, राइट। कम टू द 19th वन, रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन, राइट। तो कन्फाइड के साथ प्रेपोजिशन इन आती है। यहाँ पे हु गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होम आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे होम आएगा। क्यों आएगा होम? ये लंबा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग आप होम लगा दीजिए। कम टू द 20th वन, ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एंड शेयर हिज नॉलेज इन इंपॉर्टेंस कॉन्फ्रेंसेस। डजंट ही? क्वेश्चन टैग दे रहा है पीछे, डजंट ही। अब एंड फिर से आ गया। कभी भी एंड आपको धोखा नहीं देगा, बहुत ही फेथफुल, बहुत ही वफादार कंजंक्शन है। अपने से पहले बोल रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ठीक लिख रहा है। तो क्या अगर एंड से पहले इसने वर्ब के साथ एस लगाया, तो क्या यहाँ एस नहीं आएगा? तो यहाँ शेयर्स आएगा। ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एंड शेयर्स हिज नॉलेज इन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, राइट। तो यहाँ पे भी इक्वल रैंक फॉलो होगा ना, वर्ब तो शेयर भी है, तो इसमें शेयर्स करो। कम टू द 21st, यू मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। एसएससी वाला कैंडिडेट जो यूपी बिहार से बिलोंग करता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन को ना खा जाता है, खा जाता है वो, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ये यूपी बिहार वालों ने ना, नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट ऐसे रटी होती है इन्होंने। इधर आ गया, खा जाएगा वो, उसको पता है, और एल्स नहीं आएगा आगे, और आएगा। ऐसे याद होते हैं इनको एरर, पता होगा नहीं उसको आएगा क्या, लेकिन उसने याद कर लिया है कि प्रेपोजिशन का 25 नंबर सवाल में सी पार्ट गलत है। पूछूंगा ना कि 25 नंबर क्वेश्चन में बताओ क्या एरर है बेटा। एसएससी वाले के लिए तो नीतू सिंह की बुक को इन्होंने पी लिया है जड़ी बूटी की तरह। और एक बिहार में चलती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, वो सब बुक किताबों की गुरु है, उसमें मेंस लेवल की, टीयर 2 लेवल की अप्रोच मिलेगी आपको। तो इधर के साथ और आएगा। ऐसे बिहारी स्टूडेंट ऐसे बोलेगा सर सी होगा। क्यों होगा उसको पता नहीं होगा, लेकिन होगा सी, ये गारंटी है। इतने तेज होते हैं ये, इंग्लिश इनको मात देती है, इसलिए तो आईएएस आईपीएस वहीं से बनते हैं। कीड़े होते हैं वो, कीड़े, जज्बा होता है उनमें कुछ करने का। और नॉर्थ इंडियंस, दे आर जस्ट ब्रांड फ्रॉम देयर क्लोथ्स, बट साउथ इंडियंस दे आर ब्रांड्स फ्रॉम देयर माइंड्स। इस बात को ध्यान रखना है, कपड़ों से नहीं पहचान होती, दिमाग से होती है। आगे चलो। 22, even if the teacher has completed the course, the students can't pass unless they study themselves. छोटा सा पॉइंट है, unless they study themselves की जगह थोड़ा सा चेंज मार दीजिए, unless they study by themselves, जब तक वो खुद से नहीं पढ़ते हैं। बोल रहा है even if the teacher has completed the course, the students cannot pass. बोल रहा है टीचर ने तो अपना कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन बच्चे पास नहीं हो सकते। कंडीशन लगा रहा है unless से, unless is the conjunction of condition। जब तक वो खुद से नहीं पढ़ाई करते हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो बाय देमसेल्व्स लिखा जाता है, फिर अकेला नहीं आएगा अनलेस दे स्टडी देमसेल्व्स ना, डजंट मेक सेंस। अनलेस दे स्टडी बाय देमसेल्व्स। 3 क्वेश्चंस और रहते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मेनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड फ्रॉम पार्लियामेंट इवन इन दोज डेज व्हेन इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर बीइंग डिस्कस्ड। अच्छा क्वेश्चन है। ये वो बच्चा उड़ाएगा जो ग्रामेटिकली बहुत साउंड है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करना मैंडेटरी हो जाता है अगर वर्ब्स को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिलता हो। क्योंकि एब्सेंटेड के बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गई, बता दिया मैंने, फ्रॉम के बाद अगली प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट ये काउंट होगा।
फ्रॉम प्रेपोजिशन को पार्लियामेंट ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन एब्सेंटेड वर्ब को रेसिपिएंट नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, राइट। जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं, आई हिट हिम, आई हिट देशराज, मैंने देशराज को मुक्का मारा, आई हिट देशराज। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, देशराज जी यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, रेसिपिएंट मिल रहा है हिट वर्ब को। मैंने देशराज जी को हिट किया, तो मैंने किसको किया हिट? पर्सन अलग है ना, मैं अलग हूं, देशराज जी अलग है, ठीक है, तो दो बंदे हो गए। यहां नहीं लिखा जाएगा हिट के बाद रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसी वाक्य को मैं ऐसे बोल देता हूं, आई हिट, और हिट पे इस वाक्य को छोड़ देता हूं, तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट मैंने खा दिया, तो फिर मुझे अपने आप को ही हिट करना पड़ेगा। तो फिर वर्ब, फिर वो एक्शन यहां से चलेगा, यहां तक जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वर्ब को, तो फिर ये पीछे को हटेगा, एक्शन रिफ्लेक्ट होगा और सब्जेक्ट ही इसको सहन करेगा। तो अब मैं बोलूंगा आई हिट माई सेल्फ, ये है इसका कॉन्सेप्ट, राइट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंडिविजुअल होता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखना जरूरी होता है। जैसे आप बोलते हो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ। इसी तरह यहाँ पे मेनी ऑफ द एमपीज प्लूरल है, इनको दे मानेंगे, तो बी पार्ट में यहां लिखना पड़ेगा एब्सेंटेड के बाद देमसेल्व्स, राइट। यहां आएगा स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। Come to the 24th. Let you and I ponder over. Now, what is pondering over? Pondering over, brooding over, mulling over. Mulling over भी होता है स्टूडेंट्स, mulling over, इन सब का मतलब होता है मंथन करना, गहन चिंतन करना। पॉन्डरिंग ओवर बोल रहा है लेट यू एंड आई, कि चलो तुम और मैं मिलके मंथन करते हैं, सोचते हैं यार, कुछ गहरी सोच करते हैं। द बेसिक क्वेश्चन that students don't get good guidance, सोचते हैं इसके ऊपर, कुछ मंथन करते हैं, तो बहुत सारे डीप इन थॉट बोलते हैं इसको। पॉन्डरिंग ओवर, ब्रूडिंग ओवर, मेडिटेट ऑन, म्यूज ऑन, बहुत सारे हैं, गहरी विचार करने के लिए बहुत सारी टर्म्स हैं। म्यूज ऑन भी वही होता है, आप बैठे हो फ्यूचर के बारे में सोची जा रहे हो। लेकिन ये जो मलिंग ओवर होता है, ये द हिंदू में आपको मिलेगी ये टर्म। ये तब आता है स्टूडेंट्स, मलिंग ओवर हम वहां यूज करते हैं जब सरकार किसी मुद्दे के ऊपर सोचती है। मान लो भारत देश के ऊपर जैसे भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो हमें सुनने को मिलता था कि एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है आज, ऑपोजिशन के मंत्रियों को भी बिठाया हुआ है, सोच रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं कैसे इनको सबक सिखाएं पाकिस्तानियों को, राइट। और मान लो कोविड के केसेस दोबारा से इंडिया में बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर हमें सुनने को मिलता है कि मीटिंग हो रही है, कैसे इसको कंट्री फेस करेगी। तो द गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर दिस इशू। मलिंग ओवर भी सोचना होता है, बट एक गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। मल ओवर बोल लो चाहे मलिंग ओवर बोल लो, राइट। लेकिन यहाँ पे एरर ऐसा नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आपको। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए पार्ट में लेट के बाद, बट के बाद और एक्सेप्ट के बाद, राइट, हमेशा ही प्रनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो यहाँ पे आई क्यों आएगा भाई? लेट यू एंड आई होता है, लेट यू एंड मी होता है। It should be let you and me ponder over the basic question that students do not get good guidance, right? तो जैसे मैं बोलता हूं, इस अननोन शहर में कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा मेरे सिवाय, so nobody will help you but me. Everybody attended the party except him. ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे मी करिए, राइट। जैसे हम बोलते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट वी थोड़ी बोलते, अस बोलते हैं। Last and final question of the class. None of the two girls who were present there appeared to be inclined to listen to sane advice. राइट। तो आपको एक छोटा सा प्रनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन का एरर है यहाँ पे। जब भी सेंटेंस में दो की बात होती है स्टूडेंट्स, तो कभी भी नन नहीं लगाया जाता, ठीक है। नन और एनी बता देता हूं, ये जो नन होता है और ये जो एनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन होता है, ये दोनों ही प्रनाउन हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। तीन की बात कर रहे हो आप सेंटेंस में, चार की बात कर रहे हो, पांच की बात कर रहे हो, दो से ज्यादा की जब भी बात होगी तो नेगेटिव में नन यूज किया जाता है और प्लस पॉजिटिव में एनी यूज किया जाता है। अब यहां बात कर रहा है दो लड़कियों की और लगा के दे रहा है नन। अब आपका फंडा क्लियर हो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, तो आप आंख बंद करके ए पार्ट में एरर करके आओगे और आपका एक नंबर पक्का है, राइट। तो इसमें जो एरर बनेगा वो ए पार्ट में बनेगा। दो की जब बात करेगा और नेगेटिव वर्ड की रिप्लेसमेंट मांगेगा, तो वहां पे आपको नीदर लिख के आना है। दो के लिए नीदर को लिखा जाता है। अगर यहाँ पे एनी होता तो एनी के लिए, फिर दो के लिए हम ईदर लगाते हैं। मतलब ईदर और नीदर दो में आते हैं, नन और एनी हमारे दो से ज्यादा में आते हैं, राइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो 25 क्वेश्चंस का ये सेट करवाया मैंने स्पॉटिंग एरर की टेस्ट सीरीज का। ये फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। जितनी भी बातें बता रहा हूँ, ट्राई टू मेक नोट्स, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। बार बार इनको रिवाइज करिए, सुबह जल्दी उठिए। जैसे एसएससी का अब बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात है, 15 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट किस किस शिफ्ट में आ जाएगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इन क्लासेस का फायदा उठाइए। इसके ऊपर मैं 5 लेक्चर अभी स्पॉटिंग एरर का, क्लास 2 आपको नेक्स्ट रहेगी। फिर इसके ऊपर हम 4-5 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आफ्टर दैट फिर मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जो टीयर 1 में आने हैं, और ये एचपीटीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें भी वन वर्ड आएगा, स्पेलिंग चेक आएगा, और आपका जो है इडियम्स फ्रेजेस भी आएंगे, राइट। तो आज के सेशन में इतना रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहें वीडियोस की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।